अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोरोना के बीच जिंदगी से जंग जारी है, लेकिन कुछ ऐसे गिद्ध हैं जो इस महामारी में दुकानदारी कर उगाही कर रहे हैं। उगाही का आलम यह है कि जिंदगी तो छोड़ दीजिए, यहां मौत का भी सौदा होता है। जिंदगी से मौत तक, महामारी में करते उगाही। कदम कदम पर गिद्ध, 5,000 में 5 गुनिया कम ले लेते। 5,000 में 5 गुनिया। कहीं प्राणवायु का सौदा, कहीं एम्बुलेंस का सौदा। दरभंगा चलिएगा, कब जाना है? कोविड वाला ऑक्सीजन भी लगेगा। अगर हो गई मौत, बिना ऑक्सीजन का 8,000 पड़ेगा। बिना ऑक्सीजन का 8,000। तो शव का भी होता है सौदा। क्योंकि कलयुग में आई है महामारी। जहां रूप इंसान का, काम शैतान का। तो महामारी में कैसे उगाही कर रहे हैं, इस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। इन 3 खबरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहां पर उगाही का काम चल रहा है। ये 3 खबरें बिहार के 3 अलग अलग जगहों की हैं। पहली खबर सोनपुर की है, जहां उस चीज का सौदा हो रहा है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, यानी ऑक्सीजन। दूसरी खबर पटना की है, जहां सौदा एम्बुलेंस का हो रहा है, जिनका काम तो जिंदगी देने के लिए अस्पताल पहुंचाने का है, और या फिर मौत हो जाने पर अस्पताल से घर ले जाने का। लेकिन ये एम्बुलेंस वाले पैसे की उगाही करने में लगे हैं। और अब तीसरी खबर जो समस्तीपुर की है, जहां एक शव का सौदा हो रहा है, वो भी अंतिम संस्कार के लिए। मतलब यूं कहें कि शव का सौदा हो रहा है। एक एक खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात सोनपुर कोविड केयर अस्पताल में ऑक्सीजन की सौदेबाजी की, जहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। परिजनों ने मेल नर्स ज्ञान प्रकाश पर ऑक्सीजन के बदले 1,200 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। फोन पर हुई बातचीत के मुताबिक परिजन से मेल नर्स ज्ञान प्रकाश ये कहते हुए नजर आ रहा है कि वैसे तो अस्पताल में ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन अगर आप खर्चा करेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। मरीज के परिजन ज्ञान चंद्र राय ने न्यूज 18 को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और फोन पर हुई बातचीत की डिटेल्स भी भेजी हैं। सिलेंडर अपना गाड़ी में हम रख कर ले जाते हैं, खरीदते हैं सब। देखिए बहुत परेशान हो। खर्चा आप कितना लीजिएगा? समझिए रहे हैं कितना, कहाँ बताएं कितना लीजिएगा खर्चा बताइए ना। तो फिर हल्ला मत कीजिएगा ना। तो किसी को नहीं कहेंगे। एक ऑक्सीजन है नहीं हमारे जी, कितना लीजिएगा? ठीक है वही 1200। हाँ 1200 आइए, आप लोड कर दीजिएगा। हाँ बताइए ना, खर्चा पर गिरवाइएगा तब नहीं, यहाँ से समझाना पड़ेगा मरीज। हाँ खर्चा दिलवा देंगे, दे देंगे, वो अपने खर्चा दे देंगे। ठीक है लेते हैं उसके बाद। खर्चा आप कितना दीजिएगा? समझिए रहे हैं कितना, कहाँ बताएं कितना लीजिएगा खर्चा बताइए ना। तो फिर हल्ला मत कीजिएगा ना। तो किसी को नहीं कहेंगे। एक ऑक्सीजन है नहीं हमारे जी, कितना लीजिएगा? ठीक है वही 1200। हाँ 1200 आइए, आप लोड कर दीजिएगा। हाँ बताइए ना, खर्चा पर गिरवाइएगा तब नहीं, यहाँ से समझाना पड़ेगा मरीज। हाँ खर्चा दिलवा देंगे, दे देंगे, वो अपने खर्चा दे देंगे। ठीक है लेते हैं उसके बाद।
सिलेंडर के लिए तो बोला जा रहा है कि सिलेंडर नहीं है। अच्छा। और नीचे धमकाया जा रहा है। एसडीएम लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लेंगे, ये नहीं तो तुम लोग कम न अथी करो, बहुत तुम लोग परेशान कर रहा है। हम लोग ऐसा कुछ किए नहीं है। ठीक है। और हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, निजी सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं अपना। हम रवि कुमार बोल रहे हैं सर। मेरे को सर सिलेंडर नहीं मिलता है हॉस्पिटल में। मांगने पे 2 से ज़्यादा बोलता है कि 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और बोल रहा था उस दिन की रात में कि हमको 1200 रुपया चाहिए, खर्चा उर्चा दे दीजिएगा, किसी को कहिएगा नहीं। सर हमको कुछ मदद कीजिए। सिलेंडर अपना गाड़ी में हम रख कर ले आते हैं, ख़रीदते हैं सर। देखिए बहुत परेशान हो गया सर। तो इस पूरे ऑडियो क्लिप को आपने सुना और आप खुद समझ गए होंगे कि कैसे यहां पर ऑक्सीजन की सौदेबाजी चल रही है। और अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बेबसी में जारी वसूली के खेल के खुलासे के बाद ये सवाल उठता है कि अस्पताल प्रबंधन कब करेगा कार्रवाई। मेल नर्स कहां से लाता है ये ऑक्सीजन सिलेंडर, और ऑक्सीजन की सौदेबाजी का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं जो इस पूरे कालाबाजारी में इसकी मदद कर रहे हैं। और कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ लोग देवदूत बनकर भी सामने आ रहे हैं जो लोगों की मदद में जुटे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आपदा को लूट खसोट का अवसर समझ रहे हैं। अब हम आपको एम्बुलेंस के नाम पर लोगों को लूट रहे लोगों का बेनकाब करेंगे और वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिना ऑक्सीजन का 8000। सरकारी गाड़ी थोड़ा है, ऑक्सीजन हमारे गाड़ी में नहीं है। ऑक्सीजन का रेट उसमें नहीं है, आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। सरकार अभी रेट तो कुछ आया, उससे हमको मतलब नहीं ना। हमारे संवाददाता अमित कुमार ने जब एम्बुलेंस चालक से बात करने की कोशिश की, जब वो परिजन बनकर उनके सामने पहुंचे और अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस के ड्राइवर से मरीज के परिजन बनकर बात की। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पटना से दरभंगा के लिए 8000 रुपए की मांग की। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने सरकार की ओर से जारी निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर के बीच हुई इस बातचीत को। दरभंगा चलिएगा? कब जाना है? जाएंगे 1 घंटा में। और क्या कोविड वाला है? हाँ कोविड वाला है। हाँ कोविड वाला है। ऑक्सीजन भी लगेगा? हाँ ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लग तो जाएगा, बिना ऑक्सीजन में लगा है। ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है इसलिए बोल रहा है। बिना ऑक्सीजन का 8000 पड़ेगा। बिना ऑक्सीजन का 8000 और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन में है। सरकारी रेट तो कम ना है जी। सरकारी गाड़ी थोड़ा है, सरकार हम लोग को पैसा दे रहा है। सरकारी गाड़ी कर लीजिए, सरकार वाला। क्या वो तो सबका रेट फिक्स किया है ना? ठीक थोड़ा क्या रहेगा तो तुम बताया सरकार। हाँ सरकार पूंजी दिया हम लोग के, किस्ती भरते हैं, घरे से मेंटेनेंस घरे से करते हैं। सरकार लोकल पटना के लिए दिया है 10 किलोमीटर के दूरी में। तो सुना आपने कैसे ये एम्बुलेंस ड्राइवर 8000 रुपए मांग रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस का। अब देखिए एक ड्राइवर से बात करने के बाद हमारे सहयोगी अमित ने पास खड़े एक और दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की। इसने पटना से दरभंगा के लिए बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस के लिए 7000 रुपए, 1000 रुपए उसने कम मांगे और ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस के लिए 15000 रुपए तक की मांग की। इस एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी सरकार की ओर से जारी किराए के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया। तो उनका गाड़ी ना है जी? ना ये मेरा गाड़ी है। दरभंगा जाना है? हाँ। कितना लीजिएगा? 7000। 7000 नंबर ले लीजिए। और कुछ कम कीजिए। कम ना होगा। हाँ ऑक्सीजन देंगे? ऑक्सीजन देंगे तब फिर चार्ज बढ़ जाए। कितना ऑक्सीजन लगल है? हाँ कितना लीटर का? 10 लीटर का। ना होगा, बड़ा गाड़ी जाएगा वो वाला। देखिए अच्छा ऑक्सीजन के साथ मतलब कितना चार्ज होगा? ऑक्सीजन के साथ अगर जाइएगा तो 15000 रुपया लगेगा। 15000 जी। तो ऐसे अब
पूरे बिहार में एम्बुलेंस चालक इस तरीके से मनमाना वसूली कर रहे हैं, मनमाना पैसे मांग रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनकी लाशों पर गिद्ध नजर लगी है। उनका चेहरा देखकर आप घृणा से भर जाएंगे। समस्तीपुर में अज्ञात लाशों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। शव पर अस्पताल के गिद्धों की नजर, अंतिम संस्कार के लिए पैसों की डिमांड, एक शव के लिए 5,000 रुपए की मांग। नहीं हमारा से हमारा से मैं 5,000 में 5 गुना कम नहीं लेते। 5,000 से 5 गुना कम में हम सब सुन। जी हाँ, ठीक ही सुना आपने। अज्ञात शव के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की मांग की जा रही है और जो पैसे की डिमांड कर रहा है वो है समस्तीपुर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में कार्यरत कर्मचारी नागेंद्र मल्लिक। वो शव के अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा भी बता रहा है। 12 चौक 48 आए 4900 रुपया पहले धरा लेते तब 4 कुंटल लकड़ी वजन करते। आ 500 रुपया टायर के लगे छै पझारी के। आ 200 रुपया के कपड़ा पन्नी कर लगता है। कते भेल उतना ओना ही जोर कला। दरअसल पोस्टमार्टम हाउस में पिछले 7 दिनों से अज्ञात शव रखा हुआ था। आखिरकार शव का अंतिम संस्कार कराने मुसरी घरारी थाने की पुलिस थाने पहुंची तो उससे 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शव के सौदेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद भी नागेंद्र मल्लिक अपनी बात से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। कहे जे लकड़ी खरीद कर दीजिए, कपड़ा खरीद कर दीजिए, हम पैसा का कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो हम सब कुछ करेंगे तो 4-5 हज़ार रुपया लगता है, सरकार पैसा नहीं देता है सर, क्या हम अपना जेबी से कैसे पैसा लगा देंगे। वायरल वीडियो पर समस्तीपुर के सिविल सर्जन ने मामले की जांच का आदेश दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये मेरे संज्ञान में आया है, उस पर जो संबंधित जो कर्मी है उस पर स्पष्टीकरण मांग की गई है, जांच भी की जा रही है। अगर सही पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई कब तक होती है। 1248 न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बक्सर के चौसा में गंगा नदी में शव मिलने और वहां पर गंदगी फैलने के बाद अब इस पर एक्शन भी लिया गया है। जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन ने शव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कराई है। साथ ही गंगा घाट पर पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। न्यूज़ 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। मैं उधर उस साइड में भी गंगा जी की तरफ गया था। देख रहे हैं कि लाशें कहीं से प्रवाहित होकर आ रही हैं और चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगा जी का जो घुमाव है वो उत्तरायणी गंगा हुई हैं, इसके कारण से यहाँ लाशों के रुकने की स्थिति बन रही है। और अभी ये भी जानकारी मिली है कि रानी घाट के पास भी कुछ लाशें 4-6 लाशें 10 लाशें हैं, अलग अलग जगहों पर भी रुकी होंगी। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार देख लें कि कितनी लाशें हैं, जिसका हम लोग नियमानुसार डिस्पोज। तो चौसा के गंगा घाट पर इंतजाम किया गया है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने व्यवस्था की है। प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि वहां पर लकड़ी की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि शव को जलाया जा सके। आपको बता दें कि कई सारे शव गंगा नदी में तैरते हुए दिखाई दिए थे। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, आप उसके जरिए भी समझ सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें शव दिख रहा है, हालांकि वो हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए ब्लर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शव तैरता हुआ उधर पहुंचा, जिसके बाद न्यूज़ 18 पर यह खबर चलाई गई और फिर जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है और उनकी तरफ से लकड़ी की व्यवस्था करवाने की बात कही जा रही है। चौसा के गंगा घाट की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई सारे शव तैरते हुए मिले थे,
जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया। न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, क्योंकि ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। जो शव आ रहे हैं वो कौन से शव हैं, कहां से आए हैं, इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। हालांकि गंगा में शव मिलने के पीछे की वजह क्या है और जानकार क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं बीएचयू के एसोसिएट प्रोफेसर सीपी राय जी के पास, जो हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले ये बताइए कि ये जो शव आ रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, ये कोरोना संकट में एक अनोखी और अनहोनी घटना लग रही है, लेकिन इस क्षेत्र के गांव के लिए एक परंपरा है। बहुत सारे गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं इस क्षेत्र के जो गाजीपुर बक्सर जिले में पड़ते हैं, जहां शवों को सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा जी में। उनको केवल मुखाग्नि, सांकेतिक मुखाग्नि दे करके, लेकिन वो तरीका होता है बीच धार में ले जाकर पत्थर वगैरह बांध के डालते हैं। लेकिन इस संकट के समय में लोग शायद छूने से, ले जाने से कतरा रहे हो, इसलिए किनारे पर छोड़ दे रहे हैं। ये एक परंपरा है। इसके लिए क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना होगा कि कम से कम इस संकट में, जब संक्रमण बढ़ने का खतरा है, वैसे समय में ये काम न करें। इनको लगातार जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस शव के आने से क्या कुछ और भी इम्पैक्ट पड़ सकता है सर? कुछ और भी असर इसका हो सकता है? क्योंकि अभी जो कोविड का ये वक्त चल रहा है, ऐसे में काफी ज्यादा सतर्कता और सावधानी रखनी है। तो ये शव के होने की वजह से पानी दूषित होगा, पानी से और भी लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। जी, सामान्य समय में तो ये सोचा जाता है कि जलीय जंतुओं को कुछ आहार मिल जाएगा, उसके लिए छोड़ा जाता है। लेकिन संकट के समय में, कोरोना संकट में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है और बहुत से संगठन और व्यक्ति जो गंगा के किनारे के गांव के हैं, वो लगे भी हुए हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी गहमर में बात हुई है, गाजीपुर में एक गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, रेवतीपुर में बात हुई है। ये लोग लगातार घाट पर रह करके लोगों को समझा रहे हैं और सौदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस काम में सब लोग लगे हुए हैं कि संक्रमण काल में कम से कम जो पुरानी परंपरा है उसको छोड़ा जाए और शवों को किनारे घाट पर उनका संस्कार किया जाए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी फोन पर सीपी राय थे, जिन्होंने ये बताया कि ये जो शव आ रहे हैं वो परंपरा चली आ रही है, कई सारे लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऑक्सीजन आपूर्ति के बीच बिहार के लिए अब एक और अच्छी खबर है। आज सुबह 147 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पटना एयरपोर्ट पहुंच गया है। इसे एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली से पटना लाया गया है और जल्द ही सभी कंसंट्रेटर को बेटा स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल, आईजीआईएमएस हॉस्पिटल, पीएमसीएच हॉस्पिटल और एनएमसीएच के साथ साथ दूसरे अस्पतालों में भेजा जाएगा। कंसंट्रेटर के आने से ऑक्सीजन की किल्लत काफी हद तक दूर हो पाएगी, वहीं पीड़ित और उनके परिवार कालाबाजारी से भी बच सकेंगे। भागलपुर में तारापुर अनुमंडल के रहने वाले लोगों की तरफ से भी एक अच्छी सी पहल की गई है और इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है, लोगों को समझाने की कोशिश कि आखिर ऐसे वक्त में कैसे हम लोगों को सही तरीके से जीना है। और ये देखिए, 7 फेरे सिंदूर दान के बाद अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल 8 मई को रंजन यादव की बेटी निशा की शादी हुई। 7 फेरे और सिंदूरदान के बाद निशा की तबीयत बिगड़ गई। उसे भागलपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक उसे कोई बीमारी नहीं थी। हवेली खड़गपुर के महकोला निवासी रवीश से उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के 5 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। सुल्तानगंज शमशान घाट पर निशा का अंतिम संस्कार किया गया। पति रवीश ने मुखाग्नि दी है। और ये देखिए, ये शादी होला होते जब 2-2:30 बजे
10 बजे के बाद पूरा गर्मी लगा और मन कैसे उसको करने लगा। तो हम डायरेक्ट बेलोरो मंगाए भट्ठा पर, सब मैं डायरेक्ट। घूंघट देने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और आनन फानन में उसे घूंघट दिया गया। उसके बाद जो ही सुबह हुई उसे एम्बुलेंस के माध्यम से, निजी वाहन के माध्यम से भागलपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच के क्रम में डॉक्टर ने कहा कि इसका किडनी फेल है, ये नहीं बच सकेगी और मौत आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। खगड़िया में लॉकडाउन के उल्लंघन करने को लेकर पुलिस ने कई लोगों पर कार्रवाई भी की है और ये कार्रवाई वैसे लोगों पर की गई है जो लोग नियम तोड़ने वाले हैं। नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती बरतनी जाएगी। बेवजह घर से अगर आप निकले तो आप पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। पदाधिकारी खुद आपका चालान काटने के लिए रोड पर निकल उतरे हैं। लॉकडाउन के दौरान सड़क पर बेवजह घूमने वाले और मटर गश्ती करने वालों के खिलाफ खगड़िया जिला प्रशासन पूरी सख्त नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं खगड़िया का राजेंद्र चौक है, जहां पर खगड़िया के जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं वो खुद मोर्चा संभाल रखे हैं यहाँ पर। और जो बेवजह लोग हैं जो सड़क पर नजर आ रहे हैं उनको ऑनलाइन चालान काटी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये खगड़िया के जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, वो जो भी बिना हेलमेट के वो रोड पर नजर आ रहे हैं, जो लोग भी, उनसे ये चालान वसूला जा रहा है। उनसे हम खुद बात करते हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, उनसे। लॉकडाउन का उल्लंघन जो अननेसेसरी कोई भी काम नहीं है वो रोड पर जो है ऐसा ही निकल रहे हैं, वैसे को पकड़ करके चालान काटा जा रहा है ना, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। यदि बेवजह सड़क पर निकलते हैं तो उनकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है और चालान भी काटा जा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।